बर्फीले पहाड़ों पर मिली एक ऐसी अनजान चीज जो दूसरी दुनिया को जोड़ती थी, लेकिन इससे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एबी और बेथ नाम की दो बहनों को दिखाते हुए। एबी और बेथ की मदर कई साल पहले ही मर चुकी थी किसी अनजान बीमारी की वजह से। तब से लेकर आज तक एबी और बेथ साथ ही रहते हैं। एबी तो यही चाहती थी कि वो अपनी बहन की हर एक ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब पता चला कि बेथ को लास्ट स्टेज का कैंसर है। उसे इलाज की बहुत सख्त जरूरत है, नहीं तो उसके पास ज्यादा दिन बचे नहीं है। इन चीजों की वजह से एबी को काफी टेंशन हो गई। अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने के बाद उसे पता चला कि एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने की लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। डॉक्टर तो एबी को वही सारी चीजें रिकमेंड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात यही थी कि वो सारे मेडिकेशन बहुत ही ज्यादा महंगे थे। उतने सारे पैसे तो एबी के पास अभी बिल्कुल नहीं होते। आखिर वो एक टाइम पर इतने पैसे कैसे जमा कर पाएगी? उसकी बहन बेथ को तो नॉर्मल मेडिकेशन दी जा रही होती है और हॉस्पिटलाइज कर दिया गया होता है, पर अभी तक उसकी सिचुएशन में कोई भी सुधार नहीं आया है। एबी को कम समय में ज्यादा पैसे कमाने थे, इसीलिए वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देखने लगी। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि नॉर्मल काम करके इतने पैसे नहीं जमा किए जा सकते, इसलिए वो बर्फीले पहाड़ों के बीच एक खतरनाक जॉब करने का डिसाइड करती है। ये जॉब थी एक जियोलॉजिस्ट की, जो रशिया के बॉर्डर के एकदम पास थी। एबी को तो वहाँ के फॉरेस्ट में ट्रेवल करना है और यूरेनियम नाम का धातु ढूंढना है एक कंपनी के लिए। इस समय यूरेनियम बहुत ही ज्यादा कीमती है और एबी अच्छी तरीके से काम करके उन्हें यूरेनियम ढूंढ कर देगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन इस जॉब में उतना ही ज्यादा खतरा था। वो फॉरेस्ट बहुत ही अनजान होता है और सभी को पता था कि रशिया बॉर्डर पास ही में है, यानी कि एबी को अगर मार भी दिया गया तो बाकी कंपनी वाली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। एबी को सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेड थे। उसे फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए उसने अच्छी तरीके से उस जगह पर ज्वाइन कर लिया और अपने काम में आगे बढ़ने लगी। उसने तो कई सारे रिपोर्ट्स भी पढ़े कि यूरेनियम यहाँ पहले कहाँ मिला है। कई दिनों तक वो उसी रिसर्च में लगी रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। एबी तो अब एकदम से परेशान हो चुकी थी और उसने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट के और ज्यादा अंदर जाएगी। हो सकता है कि वहाँ पर चांसेस ज्यादा हो यूरेनियम मिलने के। अब एक टाइम पर रिसर्च करते समय एबी को उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड साफ बता रहे थे कि तुम्हारी बहन बेथ की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है, यानी उसका इलाज जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो शायद वो बच नहीं पाएगी। एबी तो और ज्यादा टेंशन में आ गई और अब वो प्रेशराइज फील कर रही थी, यानी उसे कैसे भी अपनी बहन को बचाना है और उसके लिए वो कुछ भी करेगी। यहाँ तक कि एबी ने अपनी जान खतरे में डालने का डिसाइड कर लिया। उसने अपने साथी को कह दिया होता है कि वो आज फॉरेस्ट के अंदर जाएगी, जबकि उसके साथी को ये बात पता थी कि ये काफी खतरनाक काम है। वो वहाँ जाने से इनकार कर देता है क्योंकि उस फॉरेस्ट में जंगली जानवरों के साथ साथ कुछ ऐसे रशियन सोल्जर्स रहते हैं जो देखकर ही गोली मार देते। लेकिन फिर भी एबी वहाँ पर जाना चाहती थी। उसने तुरंत ही परमिशन ली और वहाँ आगे बढ़ने लगी। उसका वो साथी तो पीछे ही रुक जाता है उसे गन थमाकर, यानी कि अब एबी उस फॉरेस्ट में एकदम अकेली है। एबी तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी एकदम शांत तरीके से, लेकिन उसे अचानक कुछ अनजान आवाजें आ रही थी जो उसके आसपास घूम रही होती हैं। उसे लगा कि ये कोई जंगली जानवर हो सकता है, इसलिए उसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन तैनात रखी। अब जैसे ही एबी थोड़ा और आगे बढ़ती है तभी उसे नीचे की तरफ कुछ दिखाई दिया। वो एक काला पत्थर होता है जिसकी बनावट एकदम अजीब थी। एबी ने इससे पहले ऐसा पत्थर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। उसका बनावटी स्ट्रक्चर भी बाकी पत्थरों से एकदम अलग होता है। भले ये यूरेनियम नहीं था, लेकिन एबी को लगने लगा कि जरूर ये कोई कीमती चीज है। एबी ने उस पत्थर को तो उठा लिया, लेकिन वो इसे कंपनी को देने के बजाय खुद ही रखने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा सकती है। फिर उसे यहाँ जॉब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए एबी बिना किसी को इन्फॉर्म किए उस पत्थर को लेकर जाने लगी यहाँ से। उसने तो अपने कलीग को भी इन्फॉर्म कर दिया कि शायद वो इस जगह पर वापस नहीं आएगी, पर एबी को बिल्कुल नहीं पता था कि ये पत्थर किसका है और कितनी बड़ी तबाही मचा सकता है। एबी वहाँ से निकलने की तैयारी करती है और एक हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि वहाँ से जाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता था हेलीकॉप्टर से। थोड़ी ही देर के अंदर पायलट बैठकर हेलीकॉप्टर उड़ाने लगते हैं। एबी हवा में थी और यही सोचती है कि इस पत्थर की उसे काफी बड़ी रकम मिल जाए। थोड़ी देर तक हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता रहा, लेकिन अचानक एबी की नजर किसी चीज पर पड़ती है। विंडो की तरफ उसे ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा था जो उनके साथ ही उड़ रहा है। पहले तो एबी को लगा कि ये कोई पक्षी होगा, पर थोड़ी ही देर के अंदर वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो भी उड़ रहा था वो हेलीकॉप्टर से आकर टकरा जाता है।
इससे इतना ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट हुआ कि हेलीकॉप्टर के कई इक्विपमेंट्स काम करना ही बंद कर देते हैं। बेचारे पायलट्स उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लगी। एबी भी एकदम से डर जाती है और इतना तो उसे समझ में आ गया था कि ये कोई बर्ड नहीं है। उस अनजान सी चीज का साइज पहले से अब काफी बड़ा हो चुका था और अब तो लगता है कि वो हेलीकॉप्टर भी बच नहीं पाएगी। कई देर तक हेलीकॉप्टर नीचे गिरते रही और एबी बेहोश हो जाती है। उसने धीरे धीरे थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखें खोली तो हेलीकॉप्टर डैमेज हो चुका था। वहीं दूसरा पायलट इतना घायल था कि वो हिल भी नहीं सकता। एबी को भी चोट लगी होती है, इसलिए वो जल्द से जल्द घायल पड़े हुए पायलट को कवर करती है, क्योंकि वो पूरी जगह बर्फ से घिरी हुई थी और वहाँ का टेम्परेचर काफी लो होता है। एबी तो अब उस जगह पर रेडियो सिग्नल से ट्राई करने लगी कि वो रेस्क्यू टीम को बुला ले, लेकिन रेडियो सिस्टम के साथ कई और डिवाइसेस भी थे जो काम प्रॉपर नहीं कर रहे होते। यानी अगर इसका कनेक्शन नहीं होगा तो एबी रेस्क्यू टीम को अपनी लोकेशन नहीं बता पाएगी। एबी तो अब काफी टेंशन में आ गई कि आखिर इसके आगे वो क्या करे। बेचारा वो दूसरा घायल पायलट एकदम से तड़प रहा था। एबी ने यहाँ तुरंत ही एक मैप निकाला और कंपास की मदद से वहाँ की डायरेक्शन चेक करने लगी। वो अच्छी तरीके से देखती है कि वहाँ से कोई छुपने का या फिर सेफ रास्ता है भी कि नहीं। कई देर की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक हाईवे तो मिल जाता है, लेकिन वो यहाँ से कई किलोमीटर दूरी पर था। अगर वो अभी चलना स्टार्ट करती है तो वहाँ पहुँचने में उसे कई हफ्ते लग सकते थे और ऐसी बर्फ वाली कंडीशन में तो वो एक दिन भी बिना इक्विपमेंट के सरवाइव नहीं कर सकती। एबी फिलहाल उस पायलट का ख्याल रखती है और जब धीरे धीरे रात हो रही थी तो वो कुछ चीजें बाहर निकाल कर आग जलाती है। उसने आग बढ़ा दी थी ताकि कोई इसे देख ले और उसके पास आ जाए, लेकिन शायद एबी और उस पायलट दोनों की नसीब खराब थी। वो पूरी रात इसी तरीके से बीत जाती है, लेकिन कोई रेस्क्यू टीम वहाँ पर नहीं आई थी। न ही एबी को कोई दूसरा रास्ता मिला होता है बाहर निकलने का। सुबह होने पर एबी को एक डार्क रियलिटी पता चली कि उसका वो पायलट मर चुका है। इतनी ज्यादा ठंड वो सह नहीं पाया और उसकी चोटें भी बढ़ती जा रही थी। यानी इस पूरी जगह पर अब एबी एकदम अकेली है। वो आखिर कैसे निकलेगी और किन मुसीबतों का सामना अभी उसे करना है, ये थोड़ी देर में ही रिवील होने वाला है। एबी तो ये समझ चुकी थी कि एक जगह पर रुककर बिल्कुल भी काम नहीं होने वाला, इसीलिए उसने ट्रेवल करने का डिसाइड किया ताकि रास्ते में उसे कुछ मदद मिल जाए। उसने जैसे तैसे अपने बैग में सारे इक्विपमेंट्स रख लिए और खाने पीने की चीजें पैक कर ली। उसके रेडियो की बैटरी एकदम डेड हो चुकी थी, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रही किसी से, तो इसलिए उसने हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ वायर्स डाल दिए और अपनी रेडियो को अच्छी तरीके से चार्ज करने लगी। चाहे कैसे भी कंडीशन हो, एबी को उससे निपटने का तरीका तो पता ही था, लेकिन ये कंडीशन तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रही थी। एबी जब यहाँ अपने सारे सामान पैक करके जब आगे बढ़ती है तभी रेडियो पर किसी के सिग्नल आ रहे थे। बात करने पर पता चला कि ये जॉन नाम का उनका ही एक साथी है जो उसके साथ हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा था। रिवील हुआ कि उसका भी हेलीकॉप्टर किसी अनजान रीजन की वजह से क्रैश हो गया है और वो भी उसी बर्फीले फॉरेस्ट वाली एरिया में कहीं फंसा हुआ है। एबी जब जॉन से उसकी लोकेशन मांगती है तो वो कहने लगा कि यहाँ पर एक नदी बह रही है और पूरी जगह बर्फीले वाले फॉरेस्ट से घिरी हुई है। एबी जब मैप पर उसकी लोकेशन देख पा रही थी तो वो थोड़ा उसके पास था, इसलिए हाईवे पर जाने के बजाय एबी डिसाइड करती है कि वो जॉन के पास जाएगी। जॉन ने बताया कि उसका रेडियो अच्छी तरीके से काम कर रहा है और कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे कि कांटेक्ट किया जा सकता है रेस्क्यू टीम को। साथ ही साथ उसके पास कई दिनों का सर्वाइवल फूड भी था, तो इसलिए एबी बिना कुछ सोचे समझे जॉन के पास जाने का डिसाइड करती है। जॉन भी उसकी मदद पूरी कर रहा था ताकि वो बच जाए। एबी ने जैसे तैसे मैप पर अपना एक लोकेशन बनाई और उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगी। उसे कैसे भी यहाँ से निकलकर अपनी बहन के पास जाना है, क्योंकि इस क्रूशियल कंडीशन में एबी को उसके साथ रहना जरूरी था। चारों तरफ जमीन बर्फ से घिरी हुई थी और उसी के बीच एबी आगे बढ़ते रहती है। रास्ते में जब जॉन को पता चला कि एबी एक जूलॉजिस्ट है तो उसने अंदाजा लगा लिया कि वो यहाँ पर यूरेनियम ढूंढने आई होगी। एबी ये सुनकर एकदम चौंक गई और इस बारे में पूछने लगी, लेकिन जॉन ने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। अब अपने उसी रास्ते को फॉलो करते हुए काफी रात हो चुकी थी। एबी ने जल्द से जल्द एक छोटा शेल्टर बनाया ताकि वो वहाँ पर स्टे कर सके और उसके अंदर चली जाती है ताकि उसकी बॉडी गर्म रहे। बहुत सोचते हुए एबी ने अपने बैग से वही काला पत्थर निकाला। वो उसे बहुत अजीब तरीके से देख रही थी और शॉकिंग चीज तो तब पता चलती है जब एबी ने उसके ऊपर अपना हाथ घुमाना स्टार्ट किया। लिटरली एबी उसे जहाँ जहाँ टच कर रही थी पत्थर अपना आकार बदल रहा था।
ऐसा लग रहा था कि उस पत्थर में जान आ गई है और वो एबी के हिसाब से अपना आकार बदल रहा है। एबी तो बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी ऐसे पत्थर को देखकर। ना ही उसने ऐसी चीजें सुनी होती हैं और ना ही इसके बारे में पढ़ा था। एक समय पर तो एबी को लगने लगा था कि ये पत्थर हमारी दुनिया का नहीं है, शायद ये एलियन सिविलाइजेशन का है जो यहाँ पर आकर गिर गया था। एबी तो घंटों तक उसी पत्थर को देखते रही कि आखिर ये किस सब्सटेंस से बना। धीरे धीरे करके उसे नींद आ गई और अगले दिन वो अपना सफर वापस तय करती है। उस जगह पर चारों तरफ बर्फ फैली हुई थी। एबी और जॉन लगातार रेडियो सिग्नल पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन एबी ने उससे कांटेक्ट करने के लिए मना किया। ये इसलिए क्योंकि उनके रेडियो की बैटरी खत्म हो जाएगी, उन्हें सिर्फ जरूरत के टाइम पर ही कांटेक्ट करना चाहिए। जॉन भी एबी की बात समझ जाता है, इसीलिए उसने रेडियो ऑफ कर दिया और एबी अपने आगे के रास्ते में बढ़ती चली। लेकिन यहाँ एबी की प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही थी। बर्फ वाले एरिया को पार करने के बाद उसके सामने एक बड़ी चट्टान होती है, यानी उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है, जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और ज्यादा देर तक वो बर्फ वाले इलाके में रुकी तो उसकी भी मौत हो जाएगी, यानी ये उसके लिए डू और डाई सिचुएशन होती है। एबी उस बर्फीले वाले इलाके को पार करने ही वाली थी, तब जॉन उससे सलाह देता है कि अगर तुम मुझे बचाने नहीं आओगी तो इसका मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो सकता है। एबी ने तो जॉन को सब कुछ बता दिया होता है अपनी बहन के बारे में कि कैसे उसे कैंसर है और एबी को इतने सारे पैसों की जरूरत है। इसी वजह से उसने ये जॉब चुनी, भले इसमें कितना भी खतरा हो। जॉन तो उसे एक और बात कहने लगा कि तुम एक साथ सभी की जान नहीं बचा सकते। ये चीजें एबी को बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि उसकी बहन का इलाज कराना उसका फर्ज बनता है, वो उसके लिए कोई बोझ नहीं है। इस वजह से एबी ने जॉन को काफी ज्यादा डांटा और उसे कोई सलाह देने के लिए मना किया। जॉन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए उसने माफी भी मांग ली। वो तो हर समय पर एबी की मदद ही कर रहा था कि वो उसके पास पहुंच जाए, पर एबी अब एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ने वाली थी, क्योंकि उसे एक ऐसी चट्टान चढ़नी है जो एकदम खड़ी है और वहाँ से गिरने के बाद तो मौत पक्की है। पर जैसे तैसे एबी वहाँ पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। उसके पास एक चाकू था जिसके सपोर्ट से वो लगातार ऊपर चढ़ते चली गई। पर एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब उसका चाकू पत्थर से लगकर टूट गया था, वो डायरेक्टली नीचे गिर जाता है और बेचारी एबी एक स्पॉट पर फंस गई थी। इसके आगे वो कैसे जाए उसे तो नहीं समझ रहा होता और नीचे उतरने का भी कोई मतलब नहीं है। बहुत सोचने के बाद एबी उस पत्थर को निकालती है। उसे पता था कि ये पत्थर उसके हिसाब से शेप चेंज करता है, तो इसलिए एबी ने ये सोचना स्टार्ट किया कि ये पत्थर एक नुकीले चाकू में बदल जाए। लिटरली अब ऐसा ही होने लगा, क्योंकि वो पत्थर अपना शेप बदलकर एक नुकीले चाकू में कन्वर्ट हो जाता है। उसी की मदद से अब एबी ऊपर चढ़ना वापस से स्टार्ट करती है, यानी वो जिस तरीके से भी चाह रही थी वो पत्थर उसमें कन्वर्ट हो जा रहा था। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी एबी ने कहीं नहीं देखी थी और ना ही इस बारे में सुना था, लेकिन अब वही टेक्नोलॉजी उसकी जान बचाकर ऊपर लेकर जा रही है। कई देर तक वो ये करती रही और आखिरकार चट्टान के टॉप पर पहुंच जाती है। एबी को तो वहाँ से एक बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। वो इसलिए टेंशन में थी क्योंकि चट्टान से नीचे उतरना और भी ज्यादा खतरनाक है। जरा सी गलती और वो उतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाएगी। एबी सारी बातें जॉन को अच्छी तरीके से बता रही थी और अगर उसने चट्टान पार कर ली तो जॉन की लोकेशन उससे ज्यादा दूर नहीं होगी। इसलिए अब एबी ने उस पत्थर की मदद से एक रस्सी बनाई, यानी कि वो एक बड़ी सी रूप में भी कन्वर्ट हो जा रहा था। उसी की मदद से वो आधा रास्ता उतरने में कामयाब हो जाती है। बीच रास्ते में जॉन एबी को समझाता है कि तुम्हें उस रास्ते से संभल कर आना होगा। वो तो पहले ही मना कर रहा है कि यहाँ मत जाओ, क्योंकि चट्टान की दूसरी तरफ रशिया बॉर्डर है और अगर वहाँ के सोल्जर्स ने उसे देख लिया तो बिना पूछे एबी को गोली मार दी जाएगी। पर अब एबी ठान चुकी थी और आधा रास्ता कवर कर चुकी थी। वो अब सीधा जॉन की तरफ बढ़ने लगती है। उसके दिमाग में तो कई सारे ख्याल घूम रहे थे कि उसके बिना उसकी बहन का क्या होगा। इन्हीं चीजों के बीच एबी का पैर फिसल जाता है और वो थोड़ी ऊंचाई से लगातार नीचे गिरने लगती है। बेचारी उसे इतनी ज्यादा चोट लग रही थी कि कई जगहों पर उसके फ्रैक्चर हो गए और एबी लुढ़कते हुए सीधा कोने में आकर गिरी। थोड़ा संभलने पर पता चला कि एबी के पैर पर काफी गहरी चोट आ चुकी है, शायद उसकी हड्डी भी टूट गई होगी। लेकिन यहाँ अफसोस मनाने का टाइम नहीं था उसके पास, इसलिए एबी ने अपने घाव पर पट्टी बांध ली और धीरे धीरे बैकपैक को लेकर आगे बढ़ने लगी। जॉन अभी भी उसे गाइड कर रहा था और उससे संभल कर चलने के लिए कहता है। अचानक अब एबी को ट्रेवल करते हुए एक सुनसान घर दिखाई देता है। वो पूरा एक मोहल्ला था जहाँ लोग रहा करते थे। एबी भी बहुत ज्यादा थक चुकी होती है, इसीलिए जब वो अंदर गई तो पता चला कि वहाँ पर एक भी आदमी नहीं है।
यानी ये पूरी जगह इवैक्यूएट कर दी गई थी। एबी फिलहाल के लिए एक घर के अंदर जाती है और अपने सारे चोट लगे हुई जगहों को अच्छी तरीके से पट्टी बांधती है। उसने वहाँ पर थोड़ा आराम भी किया जो उससे बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब अगर ऐसी कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां हमारी बॉडी के ऊपर कई सारे फ्रैक्चर्स हुए हैं और सबसे बड़ी बात हमारे पैर की हड्डी टूट गई है, तो फिर आखिर उसे ठीक कैसे करें और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे कैसे। यूजुअली इतने ऊंचाई से गिरने के बाद पैर पर चोट लगने की वजह से उसकी हड्डी टूट जाती थी और जरा भी अगर हम चलने की कोशिश करें तो काफी दर्द होता था। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले दर्द ना हो इसका इंतजाम करना होगा। सबसे पहले हमें अपने घाव पर टर्मरिक या फिर लेवेंडर लगाना होगा, जो कि सबसे अच्छे नेचुरल एजेंट होते हैं जिनसे कि दर्द ऑटोमेटिकली कम हो जाता था। दर्द कम होने के बाद अच्छी तरीके से उसे घाव पर बांध लेना है और अपने पैर के साइज की एक लकड़ी लेनी है जिसे भी उसके साथ अटैच कर देना है। इससे होगा ये कि अगर आप चलोगे तो आपके टूटे हुए पैर पर ज्यादा फोर्स नहीं आएगा। वो लकड़ी अच्छी तरीके से आपको बैलेंस बनाए रखेगी। याद रखिए इस कंडीशन में अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, समय समय पर पानी पीते रहिए और ट्राई कीजिए कि टूटे हुए पैर पर ज्यादा फोर्स ना दिया जाए। यही चीजें अगर फॉलो करेंगे तो उससे ओवरकम किया जा सकता है। बेचारी एबी का भी यहाँ पर बुरा हाल था, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ पर आराम करती है। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तभी उसे महसूस हुआ कि कोई आसपास घूम रहा है। खिड़की से जब उसने देखा तो पता चला वहाँ पर एक रशियन सोल्जर है और वो लगातार उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। एबी तुरंत ही जाकर एक कोने में छुप जाती है। सोल्जर धीरे धीरे चारों तरफ देखता जा रहा था और उसका यही काम होता है। उसके पास तो स्नाइपर मौजूद थी, यानी वो बहुत खतरनाक है। एबी जैसे तैसे खुद को शांत करती है, लेकिन वो रशियन सोल्जर उसके सामने आ गया। उस सोल्जर के पास स्नाइपर देखकर एबी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसने भी तुरंत ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन निकाली और सीधा उस सोल्जर के पैर पर शूट कर दिया। बेचारा सोल्जर घायल होकर वहीं गिर जाता है। एबी का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था उसे चोट पहुंचाने का। उसने तो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये कदम उठा दिया होता है। जैसे तैसे वो सोल्जर के पास जाती है और उसका स्नाइपर दूर करती है। एबी से भारी गलती हो गई थी और उसे कुछ सूझ भी नहीं रहा था। एबी जब उस सोल्जर का चेहरा देखती है तो उस सच में एक रशिया का ही सोल्जर था। उसकी हालत खराब थी और उसे फर्स्ट एड की जरूरत होती है। लेकिन एबी इसलिए इतना ज्यादा चौंक गई क्योंकि उस सोल्जर के बैग में भी सेम वैसा ही पत्थर होता है जैसा कि उसके पास था और फॉरेस्ट में मिला होता है। ये चीजें एबी को बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो सोल्जर भी ज्यादा कुछ बताने की हालत में नहीं था। अचानक अब उस सोल्जर के साथी का रेडियो पर सिग्नल आता है और एबी ने जब उसकी बातें सुनी तो ये पता चल रहा था कि उस सोल्जर साथी का आवाज सेम टू सेम जॉन जैसा है। उसने तुरंत ही रेडियो बंद करके दूर फेंक दिया। एबी को नहीं समझ रहा था कि जॉन जो कि उससे बात कर रहा था आखिर वो एक समय पर दो जगह कैसे हो सकता है, या तो ये सारी अनजान चीजें उस पत्थर से जुड़ी हुई हैं। एबी इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई कि वो सोल्जर से पूछने की कोशिश करती है, पर सोल्जर को भी कुछ पता नहीं था। एबी तो जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। इसलिए एबी सोल्जर से वादा करती है कि वो एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसके बदले वो उसे एक सेंटर में लेकर जाएगी जहाँ उसका इलाज किया जा सकता है। सोल्जर भी कोऑपरेट करता है और एबी के साथ निकल पड़ता है बर्फीली वाली जगह पर। दोनों भले ही अपोजिट कंट्री के थे, लेकिन इस कंडीशन में एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। एबी और वो रशियन सोल्जर जब लगातार उस बर्फीली जगह पर आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। सोल्जर की चोट और ज्यादा बढ़ती चली जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। एबी के सामने इतनी मुश्किलें आ रही थी और वो समझ नहीं पाती कि ये क्यों हो रहा है। एक समय पर वो ये सोचने लगी कि कहीं वो ब्लैक पत्थर ये सारी चीजें तो नहीं कर रहा है। इसीलिए तुरंत ही एबी ने उस पत्थर को अपने बैग से निकाला और उसे दूर फेंक दिया। ये करने पर उसे थोड़ा रिलैक्स तो मिल रहा था, लेकिन पीछे जो रशियन सोल्जर होता है वो तो अब गायब हो चुका था। चारों तरफ आवाज लगाने पर भी वो नहीं मिलता और पता चला कि वो बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर चुका है। एबी एकदम डर के मारे चारों तरफ चिल्लाती है ताकि कोई मदद करने आ जाए। एबी जैसे तैसे वहाँ पर घूम रही थी, लेकिन अचानक वहाँ की भी बर्फ की परत टूट गई और एबी भी पानी में गिर गई। वो पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि एबी की निचली वाली बॉडी एकदम सुन्न पड़ चुकी होती है, लेकिन वो जैसे तैसे किनारे पर आने की कोशिश कर रही थी। बेचारी एबी इतनी मुश्किल में थी कि अपने बहन की जान बचाने से पहले उसे अपनी जान की रक्षा करनी होगी। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार एबी ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। उसकी तो जान जाते जाते बची और इतना क्लियर हो चुका होता है कि वो रशियन सोल्जर तो अब तक मर चुका होगा। एबी अब धीरे धीरे रेडियो के ऊपर जॉन से वापस बातचीत करती है, जो उसे एक सेफ जगह पर चले जाने के लिए कह रहा था। लेकिन एबी की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उसके बॉडी में जैसे जान ही नहीं बची है।
वो जब बर्फ वाले एरिया से थोड़ा आगे आती है तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। वो तो डायरेक्टली एक गुफा के अंदर जाकर गिर जाती है जहाँ पर पानी मौजूद था। ये पानी पता नहीं क्यों गर्म होता है और यही गर्माहट एबी को सुकून दे रही थी, क्योंकि बर्फ वाले पानी में गिरने की वजह से उसकी बॉडी ठंड पड़ चुकी होती है। लेकिन ये चीजें कैसे पॉसिबल है अभी तो उसके समझ के परे है। लेकिन एक शॉकिंग बात पता चली कि एबी जिस पानी में मौजूद है साइड में एक सोल्जर का स्केलेटन भी मौजूद है। और सच्चाई तो ये पता चली कि उस सोल्जर की बॉडी पर जॉन नाम लिखा हुआ था, यानी कि ये जॉन का स्केलेटन है जो इतने समय से एबी से बातचीत कर रहा था। आखिर वो मर चुका है तो उसने एबी से कांटेक्ट कैसे किया? अचानक अब पानी के तल से कई सारे छोटे छोटे पत्थर उसकी तरफ आने लगते हैं। ये वही काले पत्थर थे जिसे कि एबी ने उठाया था। वो जैसे ही एबी के बॉडी से टच होते हैं तो एबी अपनी आंखें खोलती है। वहाँ से पानी पूरा गायब हो चुका था और वो एक पथरीले वाले इलाके पर थी। वो जब अपने कॉन्शियसनेस में आती है तो वही सारे पत्थर अब हवा में उड़ने लगे थे। उसे तो अब जॉन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन रेडियो के अंदर से नहीं बल्कि वो गुफा के अंदर तो गूंज रही होती है। एबी जब नोटिस करती है तो उन्हीं सारे पत्थरों के बीच में जॉन दिखाई दे रहा था, जिसकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रक्चर होती जा रही है। इससे इतना तो क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल भी इंसान नहीं हो सकते। दरअसल ये कुछ ऐसी सिविलाइजेशन है जो सालों पहले पृथ्वी पर आई थी और इन्हें सरवाइव करने के लिए किसी इंसान के शरीर की जरूरत होती है। लेकिन पता चला कि ये सारे एलियंस बिल्कुल भी इंसानों को जबरदस्ती नहीं करते। वो उन्हें ऑप्शन देते हैं कि वो खुद उनकी बॉडी उन्हें सौंप दें, जैसा कि कई साल पहले जॉन ने किया था। लेकिन जॉन वापस इंसान नहीं बन पाया। वो उन सारे एडवांस एलियन का एक माध्यम बन गया जो दूसरे इंसानों में बातचीत करने के लिए उसकी मदद लेते थे। अब यही ऑप्शन सेम एबी को भी दिया जाता है, पर एबी सोचने के बाद इसके लिए साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे अपनी बहन के आखिरी समय में उसके साथ रहना है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं उसे छोड़कर चली गई। ये बोलने पर पत्थर के चारों तरफ टुकड़े घूमने लगे थे और एबी टेलीपोर्ट हो जाती है अपने घर के अंदर। उस घर में चारों तरफ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। पता नहीं वो इस समय कहाँ पर है, लेकिन बहुत मुसीबत में है। उसने घबराकर जब दरवाजा खोला तो वहाँ बर्फीला तूफान आ चुका था। एबी एकदम घबरा गई, लेकिन घर के बाहर उसकी बहन मौजूद थी जो एकदम नॉर्मल होती है। एबी तो एकदम चौंकर उससे जब हाथ मिलाती है तब जाकर पता चला कि ये रियलिटी नहीं है। वो थोड़े समय के लिए एक ऐसी दुनिया में है जो रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में है, और ये सब उस एडवांस सिविलाइजेशन ने किया है। एबी ने फिर एक विश मांगी कि उसे अपनी बहन के पास जाना है। तभी अचानक उसकी आंख खुली एक बेड के ऊपर। वो अब रियलिटी में अपने घर में पहुंच चुकी थी और सामने उसकी बहन मौजूद होती है। वो तुरंत ही अपने बहन और फादर के पास पहुंची और उसे दिलासा देने लगी। यहाँ बेथ जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, अपनी बहन एबी को देखकर काफी खुश हो गई। वो यही चाहती थी कि आखिरी समय में वो उसके पास रहे, और शायद उन एडवांस सिविलाइजेशन ने एबी की बात सुन ली और उसे पूरा कर दिया। भले ही एबी ने अपनी पूरी कोशिश की अपनी बहन को ठीक करने की, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जिस पर हमारा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। तो सही चीज यही है कि उसे लेट गो करके आगे बढ़ जाना चाहिए लाइफ में। सेम यही चीजें एबी ने की और वो अपनी बहन को मरता हुआ देख रही थी। हमारी भी ये दर्दनाक कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।